षष्ठम स्थान में मेष लगन। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में पाठों को आगे बढ़ाते हुए आज चंद्रमा को छठे स्थान में विराजमान करके उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चंद्रमा के विषय में बाकी भावों को देखना या बाकी चीज़ों को देखना, कहाँ पे आपके वो प्लेस है लग्नानुसार, उसके हिसाब से जहाँ भी वो प्लेस है उसके हिसाब से आपकी चंद्र कुंडली उसी लग्न के अनुसार बन जाती है। वो एक अलग इश्यू है, अलग मैटर है। उसमें आपको जैसे लग्न के अनुसार अपने फलों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उतनी ही प्रभावशाली आपकी चंद्र कुंडली होता है। तो चंद्र कुंडली के अनुसार भी आपको वो स्थान देखना बहुत ज़रूरी है। से अभी छठे स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं। रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस, चाहे आपकी सरकारी नौकरी हो, चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी हो, स्ट्रगल, लाइफ में कितना स्ट्रगल करेंगे, ये सब चीज़ें मामा, ये सब चीज़ें छठे स्थान से हम लोग इसके कारकत्वों के बारे में जब जाते हैं तो ये सब चीज़ों को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, शीतल ग्रह है, और जब देने के लिए आते हैं तो संसार के सब भोगों को, सब ऐसों को, जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, जितनी मन में जो इच्छाएं प्रबल होती है, उन सब को भोगने का या उन सब के कारकों का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। तो लग्न के हिसाब से आपको अपने शरीर स्वास्थ्य को देखना है, तो चंद्रमा के हिसाब से आपको अपने भोगों को, मनुष्य जीवन में आके क्या मिलेगा, आपको क्या प्राप्त करेंगे आप, क्या आपको तकलीफ मिलेगी, क्या आपको सुख मिलेंगे, वो चंद्र कुंडली के हिसाब से निर्धारित होता है। और हम प्रायकर बहुत से पाठों में पहले बोल चुके हैं ये बात, और चंद्रमा के विषय में एक अलग से पाठ आज के साल भर पहले हमारा दिया हुआ था कि पुराने तरीकों पे चलिए, किस तरह से कुंडलियों का अध्ययन किया जाता था उस समय में। उस समय के अगर हम लोग विद्वानों की बात करें तो बहुत कम विद्वान ऐसे थे जो गणित अनुसार, क्योंकि घड़ियाँ भी नहीं थी, उनका अपना एक तरीका था घड़ी देखने का, समय देखने का, उसके हिसाब से वो विद्वान, कम्युनिकेशन के साधन भी इतने नहीं थे, तो बहुत दूर दूर थे। तो लग्न कुंडली प्रायकर उस समय में बनती ही नहीं थी। लेकिन हाँ, जो आपके गांव में, जो आपके समाज में जो पंडित वर्ग था, जो कर्मकांडी विद्वान थे, वो सब गणित का इतना उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी इतना ज्ञान जरूर था कि आज चंद्रमा कौन सी राशि पे गोचर कर रहे हैं और पंचांग के हिसाब से कितने अंशों पे है और लग्न कौन से भाव में चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो आपकी एक चंद्र कुंडली बनाते थे और वो बना के उसी के अनुसार आपको फलादेश बताते थे, जो आज के बनिस्पत उस समय में ज़्यादा अच्छा से मिलता था। और आज तो सब कुछ है, आज तो हम लोग लगन कुंडली को प्रधानता दे रहे हैं, लेकिन वो चंद्र कुंडली भी उतनी प्रधान है जितनी आपकी लग्न कुंडली है। तो जब भी आप प्रिडिक्शन करो अपनी जन्म पत्रिका, तो लग्न कुंडली आप लेके आए, जो आपको मिला है प्रारब्ध के द्वारा, वो आपका फिक्स है, वो आप लेके आए। अब उन फलों में कमी और बेसी और उन फलों को भोगेंगे कैसे, ये चंद्र कुंडली निर्धारित करता है, क्योंकि गोचर सबसे फास्ट चंद्रमा का चलता है। अगर आपके छठे स्थान में चंद्रमा विराजमान है तो उनके फलों को, खासकर जब भी जन्म कुंडली का अध्ययन करना हो तो चंद्रमा पे विशेष दृष्टि रखिए, और सबसे ज़्यादा विशेष दृष्टि तब रखिए जब आपकी लग्न कुंडली अनुसार चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें में विराजमान हो। उस समय में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो फलादेश मिलने में, बोलने में या समझने में बहुत मुश्किल आएगी। चंद्रमा का फल या किसी भी ग्रह का फल पुराने जितने भी विद्वान हम लोगों के हुए हैं, चाहे कल्याण वर्मा जी हो, चाहे आपके यवन ज्योतिष हो, चाहे और कोई ज्योतिष प्रकाश जैसे ग्रंथ हो, उन सब ने अपने अपने हिसाब से उस समय के विद्वानों ने अलग अलग फलादेश किया कि एक भाव में होने से ये होगा, इस भाव में इसने ये बोल दिया तो दूसरे ने कुछ और बोला है। लेकिन इन सब का सम्मिलित सार ये होता है कि आपको जब चंद्रमा का अध्ययन करना हो
तो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि आपको रखनी पड़ेगी जब आपके लग्न अनुसार चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें में विराजमान हो। उसके बाद में चंद्र कुंडली का अध्ययन एक अलग मैटर है, लेकिन लग्न अनुसार भी अगर चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें में विराजमान है तो आपको बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी। तो यही सब बातों की चर्चा करेंगे हम लोग। हो सकता है पाठ कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छठा भाव आपकी पूरी अपनी दिनचर्या है। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आप रोगों से कैसे लड़ेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके शत्रु कैसे रहेंगे, आपके ऊपर ऋण कैसा रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। चलिए, जैसा कि पाठ का नियम है, शुरुआत करते हैं। कन्या राशि आएगी काल पुरुष कुंडली अनुसार, और मेष लग्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कन्या राशि आएगी छठे स्थान में। तो बुध को आपको देखना है कि बुध आपकी कुंडली में चंद्रमा से कहाँ विराजमान है, क्योंकि अपने छठे स्थान से बुध को भी देखना है कि वो कहाँ विराजमान है। छठे से छठे तो नहीं है, तब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फलादेश समझने में। कन्या राशि में आपके उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव। हालांकि सब पाठों में हमने नहीं बोला है, लेकिन इस पाठ में बता देते हैं कि अगर सूर्य देव के नक्षत्र में चंद्रमा छठे स्थान में विराजमान हो तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व खुद चंद्रदेव को प्राप्त है। अब इसी हस्त नक्षत्र में अगर चंद्रमा विराजमान है, चाहे किसी भी चरण में, और छठे स्थान में है, तो आपको बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखनी है। यहाँ पे बहुत कुछ सोच समझ के फलादेश करना है कि चंद्रमा से छठे में कौन से बैठे हैं, चंद्रमा से आपके गुरुदेव कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा से आपके शनिदेव कहाँ बैठे हैं, और छठे स्थान का कारक जो स्वामित्व है वो मंगल देव के पास है, तो मंगल देव कहाँ विराजमान है चंद्रमा से। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको छठे स्थान की प्रिडिक्शन करने के लिए, अगर छठे स्थान में चंद्रमा विराजमान है। और उसके बाद में आपका चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब अगर मंगल देव के नक्षत्र में चंद्रमा है छठे स्थान में, तो ये बहुत कुछ अशुभ फलों में कमी कर देता है। हालांकि आपको देखना तब भी पड़ेगा कि मंगल देव चंद्रमा से कहाँ विराजमान है, लेकिन बहुत कुछ योग कारक हो जाता है। अब अगर कन्या राशि है तो कन्या राशि में नवमांश किस तरह से रहेंगे, तो नवमांश का आप नोट कर सकते हैं। बोल भी मैं देता हूं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपके इसमें वीडियो में लगाया हुआ है, सब पोस्टों में मेरा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिससे आप उसको देख सके और समझ सके। 3.20 डिग्री तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से मकर के नवमांश में रहेंगे, और 6.40 डिग्री तक वो कुंभ के नवमांश में रहेगी, और 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा है आपका नवमांश में, तो फिर वो उच्च के हो जाएंगे, तो वो फल थोड़े अलग हो जाएंगे। नवमांश कुंडली में वो उच्च में जाके बैठ जाएंगे। उसके बाद में 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेंगे, और 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक आपको सिंह के नवमांश में, और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में। अगर 30 डिग्री तक है तो यहाँ पे कन्या के नवमांश में होने की वजह से, कन्या राशि है तो यहाँ पे चंद्रदेव वर्गोत्तमी हो जाते हैं। अब वर्गोत्तमी चंद्रदेव बहुत बलवान होते हैं, और बलवान होने के बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि इस घर को बलवान करेंगे क्या, रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाएंगे। बलवान करने का तो यही मतलब होता है। तो यहाँ पे आपको बुध देव को देखना पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि का स्वामित्व बुध देव के पास है। और ये कौन से नक्षत्र में रहेंगे 30 डिग्री तक रहने से, तो साफ साफ पता चल रहा है चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो मंगल देव को देखना पड़ेगा। अगर मंगल देव अच्छे स्थानों में है और चंद्रमा से छठे विराजमान है, अच्छे स्थानों का मतलब ये नहीं है कि त्रिकोण भावों में हो, नहीं, चंद्रमा से छठे स्थान में मंगल देव अगर विराजमान है तो यहाँ पे चंद्रमा का फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो बहुत कुछ हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कुंडली का प्रिडिक्शन करें। खासकर चंद्रमा लग्नानुसार अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में हो तो प्रिडिक्शन के लिए बहुत कुछ आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि बोला जो गया है पुस्तकों में, वो पुस्तकों में जो बोल दिया है उसके अनुसार एज इट इज सब कुंडलियों पे अप्लाई हो, ये कभी ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं हर पाठ में कि अभ्यास कीजिए, अभ्यास बहुत ज़रूरी है।
हम लोगों के वेद पुराणों में, शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में, कर्मकांड से संबंधित पुस्तकों में सब जगह लिखा हुआ है ये स्थानम प्रधानम। स्थान, काल, समय, ये सब का बहुत महत्व है जब आप किसी कुंडली का प्रिडिक्शन कर रहे हो तो। और वर्तमान में उस जातक के जिसकी आप कुंडली देख रहे हो उसके कर्म कैसे है, वो सब जानने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि इन्होंने आज तक ये करने की वजह से ये ग्रह इनके ज़्यादा एक्टिव है। तो अब इनमें अगर आप चेंजेज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज आएगा। और जातक जिन ग्रहों से प्रभावित हो वो आपकी बात मान के अपने आप में चेंज करे, ये जरूरी नहीं है। केवल वो ही इंसान कर सकता है अपने आप को चेंज जिसका गुरु बहुत स्ट्रांग हो। क्यों? गुरु के ज्ञान के बगैर वो कभी भी अपनी खराब आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप उपाय बताने जाओ तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। फिर उपाय कैसे करेगा वो जातक? उसके माता पिता करेंगे। आप उस परिवार में देखो किसकी कुंडली में गुरु स्ट्रोंग है, वो कर सकता है उसके उपाय और वो उसको लाइन पे ला सकता है। चंद्रमा छठे स्थान पे विराजमान होने से आपको रोग, ऋण, शत्रुओं की मात्रा में बढ़ोतरी कर सकता है और उन पे विजय भी प्राप्त करवा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हस्त नक्षत्र में है तो एनी टाइम सर्दी से आप परेशान रख सकते हैं, कफ खांसी से परेशान रख सकते हैं। मेष लगन है, द्विस्वभाव राशि कन्या पड़ती है तो उसके अंदर होने की वजह से आपके अंदर रोगों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। ये अलग बात है कि उत्तरा, फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र में अगर है तो लड़ने का पावर जरूर आएगा अंदर। आप उन दुखों से, आप उन शत्रुओं से लड़ सकते हैं। यहाँ स्ट्रगल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। सूर्य के साथ हो तो कहना ही क्या है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तो आपके अंदर स्ट्रगल करके कुछ प्राप्त करने की शक्ति बहुत ज़्यादा आएगी। केस मुकदमे हो, शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़ा, हाँ शत्रु कम नहीं होंगे लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। सबसे ज़्यादा डीप प्रिडिक्शन देखना, सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से कुंडली को देखना जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में छठे स्थान पे विराजमान हो। उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा से छठे स्थान में अगर कोई क्रूर ग्रह है तो इन सब चीज़ों में कमी आएगी। और अगर कोई सौम्य ग्रह है, कोई शुभ ग्रह है तो फिर बीमारी से लड़ना मुश्किल होगा, शत्रुओं से लड़ना मुश्किल होगा, ऋणों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर उसका उपाय बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे फिर आलसी भी बना देता आदमी को। शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक आलस्य घेर लेगा। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो नॉर्मल भाषा आपस में बातचीत करते हैं उसी भाषा में हम समझाने का कोशिश करते हैं। कोई मतलब जो शब्दों के द्वारा और एक्स्ट्रा कोई ऐसे वर्ड जो हिंदी के हो या संस्कृत के हो या श्लोकों के द्वारा हम ये सब चीज़ को, क्योंकि हम खुद भी बोलना नहीं चाहते, रोज़मर्रा की लाइफ में भी नहीं बोलते हैं, तो रोज़मर्रा की लाइफ में जैसी हम भाषा बोलते हैं उसी भाषा में जो आम आदमी बोलता है उसी भाषा में हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप इसको कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर हमको कुछ सुधार करना है तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसमें कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार ज़रूर करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यही है कि चंद्रमा को जब भी समझना हो तो सबसे ज़्यादा गहन अध्ययन करना ज़रूरी है जब चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें स्थान में विराजमान हो। तब आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि चंद्र कुंडली से छठे, 8वें और 12वें में फिर कौन विराजमान है। अगर कोई क्रूर ग्रह है तो आपके लिए उन फलों में शुभत्व आ सकता है। अगर कोई शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह है तो फिर उस भाव से संबंधित आपको पीड़ा भोगना निश्चित हो जाएगा। ऐसे बहुत से हैं, हमारे परिवार में समझ लो, आप दोस्तों के यहाँ समझ लो, ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हमने देखा है क्या क्या पीड़ा मिलती है चंद्रमा छठे स्थान में होने की वजह से। हालांकि उनका उपाय हुआ है। एक खास बात और है कि चंद्रमा छठे स्थान में है और माँ बाप या माता पिता या परिवार में भाई बहन कोई इस तरह के है जो उनको संभाल सके, जिनका गुरु बहुत स्ट्रोंग है, तो ये योग आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देगा 20 से 22 साल तक। उसके बाद में आदमी खड़ा हो जाता है।
उसके बाद में आदमी शत्रुओं से लड़ना भी चालू कर देता है, उसके बाद में आदमी रोगों से लड़ना भी चालू कर देता है, उसके बाद में आदमी ऋण से भी लड़ना चालू कर देता है, उसके बाद में उसका वो ग्रह एक्टिव हो जाता है जो उसको सही रास्ते पे ले जा सके, सही तरीके से ले जा सके। मतलब अगर परिवार का अच्छा साथ मिले तो 20, 22, 25 साल बाद में वो इंसान खड़ा हो जाता है और बहुत अच्छे से खड़ा होता है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। सबसे ज़्यादा ऐसे इंसानों का ध्यान रखना कम से कम 20 साल तक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब लड़ते लड़ते इनका मोरल बहुत डाउन हो सकता है। इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा हो सकती है इनके अंदर कि कुछ का कुछ भी सोच लेते हैं। आजकल जो हम लोग समाज में देख रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा या मोबाइल के द्वारा ऐसे ऐसे गेम आ रहे हैं, उसमें जो टास्क दिया जा रहा है, थोड़ा बचा के रखिएगा ऐसे बच्चे को। अगर चंद्रमा छठे स्थान में है तो बहुत कुछ उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किस तरह से बैठा है। अगर घर में चुप रहता है तो उसको अकेला मत छोड़िए, उसको साथ में रखिए, उसके मन की बातों को पूछिए, उसको समझाने का कोशिश कीजिए। क्यों? बच्चा वो सीखता है जो परिवार में हम लोग माँ बाप हो, भाई बहन हो, जो बाकी जो कर रहे हैं वैसा ही बच्चा करने लग जाता है। बहुत अच्छा है। पठन पाठन में रुचि अगर बच्चे में पैदा करनी है तो कम से कम उसके माँ बाप उस लाइन में उसके सामने रहे, उनके माँ बाप किताबों को पढ़ना चालू करे तो बच्चा भी ऑटोमेटिक करेगा। अब माँ बाप अगर मोबाइल में बिजी रहेंगे तो ओबियसली बच्चा भी फिर मोबाइल में बिजी रहेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, क्योंकि बच्चों को सही रास्ता दिखाना, बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी है। और चंद्रमा बच्चा है, उसको खुद को पता नहीं है वो क्या कर रहा है, जो मन में आता है, जो देखता है वो करता है। और छठे स्थान पे चंद्रमा हो तो विशेष ध्यान रखना है। बाकी हम किसी जगह नहीं बोला है कोई भी बात, लेकिन छठे स्थान में और 8वें स्थान में चंद्रमा हो, 8वें की आगे बात करेंगे, लेकिन इसी में मैं बोल देता हूँ कि चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें में विराजमान हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों को। और अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर हो गई तब आपके लिए बहुत शुभ फल है। हाँ, शारीरिक पीड़ा में एनी टाइम कुछ न कुछ लगा रहेगा, खासकर सर्दी से संबंधित, हार्ट से संबंधित, तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ गर्मी से संबंधित पदार्थों को या कुछ ऐसी चीज़ों को जिससे आपका पाचन शक्ति ठीक हो, जिससे आपका हार्ट अच्छे से रहे, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि का चंद्रमा बहुत योग कारक होता है। अगर नवमांश में वृष में चला गया तो आपको ये देखना है कि वृष का चंद्रमा नवमांश में कौन से स्थान पे जाके बैठा है। अगर भगवान न करे वो छठे स्थान में ही चला गया नवमांश में भी, तो फिर बहुत कुछ मुश्किल हो जाएगा, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रोग ऋण शत्रुओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन वहाँ पे भी झोल है थोड़ा सा, कि अगर लगन में वो आपका छठे स्थान में अगर उत्तरा फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र में, तो फिर वो वृष में नहीं जाएगा। ये भी एक खास बात है, क्योंकि वृष में वो तब भी जाएगा जब वो हस्त नक्षत्र में होगा। तो ये सब चीज़ें पाठों के साथ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर नवमांश में वो वृष राशि में जा रहा है तो वो कौन से नक्षत्र में होगा, तो वृष में जाएगा। उसीलिए मैंने नवमांश का डिग्री वाइज उल्लेख किया है यहाँ पे कि उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण है, तो 10 डिग्री तक उत्तरा फाल्गुनी रहेगा, तो 10 डिग्री तक रहेगा तो मीन तक के नवमांश में रहेगा। अब 10 से लेके 13.20 डिग्री एक नक्षत्र के चारों चरण, मतलब हस्त के चारों चरण, तो 13.20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो 23.20 डिग्री तक रहेगा। तो 23.20 डिग्री तक रहेगा तो आपका वृष का नवमांश यहाँ 16.40 डिग्री तक ही आ जाता है। तो यहाँ पे वृष का नवमांश आ जाएगा आपको। तो वृष का नवमांश उच्च का चंद्रमा हो गया। अब ये उच्च का चंद्रमा अब कहाँ पे, कौन से, अगर आपका लगन वर्गोत्तम हो गया और नवमांश में भी वो छठे स्थान में ही आके विराजमान हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल वाला काम है। बीमारियों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आलस्य भी घेर लेगा, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं होने से आलस्य घेर लेगा। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर आपके चंद्रमा से छठे स्थान में सूर्य विराजमान हो जाए, मंगल देव विराजमान हो जाए, शनि देव विराजमान हो जाए, या राहु विराजमान हो जाए, या केतु विराजमान हो जाए, जो बोला जाता है कि राहु की दृष्टि से चंद्र ग्रहण हो जाएगा, शनि की दृष्टि से विष दोष हो जाएगा, यह बहुत अच्छा योग है।
अभ्यास में, जन्म कुंडली में आपको बहुत कुछ समझने के लिए, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि एक पार्ट में जितना हमारे समझ में आया है आज तक वो सब हम प्रोवाइड करवा सकें। तो इन दृष्टियों का, इन फलों का, योगों का बहुत महत्व होता है। और इतना सब बताने का हमारा कारण यही था कि आप ये सोचो, चंद्रमा छठे स्थान के लिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, बहुत कुंडलियों पे अध्ययन किया है हमने। हालांकि पाठों में, अलग अलग विद्वानों की पुस्तकों में ये सब अलग अलग तरीके से, किसी ने बहुत अच्छा बताया है, किसी ने बहुत खराब बताया है। मोस्ट प्रोबली सब ने जब सम्मिलित बताया वो इतना ज़रूर बताया है कि ठंडे से और ठंडी से संबंधित, सर्दी से संबंधित जो बीमारियां है उससे जीवन भर पीछा छटना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे क्रूर ग्रहों का योग आपको सहायता देता है। तो यही सब है पाठों का महत्व। जो कुछ हम बताना भूल गए वो शायद आपको पता है, अंश बल का बात बताना भूल गए, सब पाठों में बताते हैं तो 10 सेकेंड लगेगा। इसमें भी बता देते हैं, 6 अंश तक होगा तो मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, और 18 अंश तक युवावस्था, और 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था, कारक भाव चतुर्थ। और अपने चतुर्थ कारक भाव से तीसरे स्थान पे विराजमान होंगे। तो तीसरे स्थान पे विराजमान होने से बहनों की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। तीसरे स्थान पे विराजमान होने से आपको स्ट्रगल की मात्रा में ज़्यादा अच्छा ले जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान चाहे चंद्रमा से हो चाहे लगन से हो, क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप जन्म कुंडली का अध्ययन करो तो अगर पराक्रम के विषय में बात करनी हो तो चंद्रमा से तीसरा देखना है और लगन से भी तीसरा देखना है। और अगर क्रूर ग्रह विराजमान है तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर शुभ ग्रह विराजमान है तो फल तो वो भी ठीक देंगे, लेकिन आपके अंदर जो विल पावर है या तकलीफों से लड़ने की जो क्षमता है वो उतनी नहीं आएगी जितनी क्रूर और पाप ग्रह आपको देते हैं। तो ऐसे ही कुछ पाठों का या दृष्टियों का महत्व होता है। तो आशा है आप इस पाठ को समझ में आया होगा आपको, क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया हमने और वो हमारे हिसाब से ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत कुछ छठे स्थान के बारे में हमने स्ट्रगल भी की है और समझा भी है इस योग को, और देखा भी है बहुत सी कुंडलियों में। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा कि छठे स्थान पे चंद्रमा उनके विराजमान है। बहुत कुछ ठीक भी हुए हैं काम वो सब करने की वजह से जो बताया गया है, और बहुत से नहीं भी हुए हैं, आज भी भोग रहे। किसी को अस्थमा है, किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को एस्नोफिल की बीमारी है, तो वो परहेज रखना पड़ेगा फिर जीवन भर। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।